अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पावर लंच और मैं हूं जुनैद इकबाल। KSE 100 इंडेक्स की तरफ जल्द चलेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैफुद्दीन जुमकावाला साहब, हु इज द चेयरमैन ऑफ EFU लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑब्वियसली EFU ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम जुमकावाला साहब एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। EFU ग्रुप के हवाले से आज हम बात करेंगे एंड इन जनरल we'll talk about the insurance sector as well. सबसे पहले obviously EFU General Insurance Company जो है it's one of the oldest insurance entities in Pakistan. Life insurance भी आपकी काफी पुरानी है। तो पहले आप हमें जरा एक ओवरव्यू दीजिए अपनी कंपनी के बारे में। EFU इंश्योरेंस कंपनी बनी थी in 1932, that is naturally before partition, और ये बनी थी very interesting for everybody to know, ये इंडिया के मुसलमानों के लिए बनी थी। And late Aga Khan Saab, the Nawab of Bhopal, and some very leading businessmen in that during that period established this company so that Muslims could get jobs in the financial sector, which was purely restricted to either foreigners, Britishers or the Hindus. वो एक level of education भी नहीं थी उस ज़माने में, but by the grace of Almighty it came up very well, and then gradually in exactly 1947 when a Muslim state was created, it was an obvious choice for this company to transfer to Pakistan, and it was transferred to East Pakistan at that time. The registered office was in Chittagong, but the main office was naturally in the business hub, that is Karachi, and since then it is progressing extremely well. It is, I would say that now next year we celebrate the 75th anniversary, which I think no company would be doing so, and it is sort of a story, I would say, between tears and laughter, because we have had good days, we have had bad days, and by the grace of God Almighty today we are doing extremely well. Of 1949 में EFU General Insurance list हुई थी कराची स्टॉक एक्सचेंज में, so that in itself, I mean, जो लोग ये शो देख रहे हैं उनमें से बहुत कम होंगे, खास तौर पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, I mean it's usually a younger lot, 40 साल से कम, बहुत कम है उनमें से जो उस वक्त पैदा भी होंगे। So this is how old this company, this is how old this ट्रेडिशन इज। इंश्योरेंस सेक्टर इन इटसेल्फ काफी टेक ऑफ करने लग गया पिछले कुछ अरसे में, और रिसेंट टाइम्स में कंपनीज लाइक आदमजी इंश्योरेंस भी बहुत एग्रेसिवली आगे आ रही हैं। फिर छोटी कंपनियां जो IGI इंश्योरेंस जैसी हैं वो स्पेसिफिक ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आगे आ रही हैं। फिर बीमा पाकिस्तान जैसी कंपनियां ने सिक्योरिटाइज्ड इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स आगे लेके आ रहे हैं। सो देयर डिफरेंट कंपनीज और इस सेक्टर्स के हवाले से आगाही बढ़ती जा रही है। टोटल GDP का अभी सिर्फ 0.5% से भी कम है इंश्योरेंस सेक्टर। However, पहले चलते हैं फुरकान अयूब की तरफ, who is our CNBC's in-house research analyst. फुरकान, आप हमें बताइए कि पिछले कुछ सालों में EFU जनरल इंश्योरेंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है? थैंक यू जुनैद। जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर की कारकर्दगी पिछले कुछ सालों में बहुत ही इम्प्रेसिव रही है, और अभी टू बी एग्जैक्ट आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 0.3% जो इनका GDP में शेयर है, तो बहुत अभी भी रूम मौजूद है मज़ीद ग्रोथ के लिए। अगर हम मैंने जुनैद 5 इंश्योरेंस कंपनीज़ के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स कैलकुलेट किए हैं पिछले 4 सालों में, 2002 और 2006 के दरमियान। इसमें EFU जनरल इंश्योरेंस है, अस्करी है, न्यू जुबली है, सेंचुरी इंश्योरेंस है और आदमजी इंश्योरेंस है, और सबसे इम्प्रेसिव CAGR रहा है EFU जनरल इंश्योरेंस का तकरीबन 119% के करीब। सबसे लोएस्ट रहा है सेंचुरी इंश्योरेंस का जो तकरीबन 34% के करीब रहा है। आदमजी इंश्योरेंस का 74%, न्यू जुबली का 67% और अस्करी इंश्योरेंस का 52% रहा है। तो एज यू कैन सी कि काफ़ी सारी कंपनीज ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 4 सालों में, लेकिन EFU जनरल इंश्योरेंस ने सबको बीट किया है और 119% के करीब इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन इनके फाइनेंशियल्स में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम कैलकुलेट चेक करें कि 2002 में इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 214% के करीब था, जो ओवर द इयर्स थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, और 2005 में भी 86% के करीब है। लेकिन ऑल इन ऑल इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम से इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। 2002 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 मिलियन के करीब था, जो 123% से ग्रो किया 2003 में, 203% से ग्रो किया 2004 में, और 57% से ग्रो किया 2005 में। तो अगेन एक्सेलेंट प्रॉफिट ग्रोथ देखी गई है पिछले कुछ सालों में।
इनका जो क्लेम्स टू नेट प्रीमियम रेशियो है जुनेद, वो 60 और 70% के अराउंड हॉवर किया है पिछले 4 सालों में, जो देयर आर नो सरप्राइजेज ओवर देयर, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज का 60 to 70% के दरमियान ही ये रेशियो रहता है। लेकिन 2004 में ये 60% था और 2005 में 70% हो गया, तो एक अगेन हमने एक मैसिव जंप देखा, तो विच इज़ अ बैड साइन। लेकिन एडमिन एक्सपेंस टू नेट प्रीमियम रेशियो है वो उसमें हमने कांस्टेंट डिक्लाइन देखा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ साइन ऑफ बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेटिंग इन। और 2002 में 38% के करीब था एडमिन एक्सपेंस टू नेट प्रीमियम रेशियो, 2003 में 35%, 2004 में 25% और 2005 में 21%। जो इनके पहले क्वार्टर के नताइज भी आ चुके हैं और इनके पहले क्वार्टर में भी बहुत ही सिमिलर ट्रेंड देखा गया है। इनके फाइनेंशियल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम ने 238% से ग्रो किया, उसके साथ साथ इनके अंडरराइटिंग प्रॉफिट में हमने 81% से डिक्लाइन देखा। ऑल इन ऑल इनके प्रॉफिट्स ने 127% से ग्रो किया और 307 मिलियन के करीब इनके पहले क्वार्टर में प्रॉफिट्स आए। जी जुनैद, थैंक यू वेरी मच फुरकान, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस देयर। और एक और अहम चीज, नेट प्रीमियम्स में जो ग्रोथ है दैट हैज बीन ट्रेमेंडस एज वेल। कॉन्स्टेंटली पहले 11% की ग्रोथ थी, 2002 में बढ़ के 52% तक आई, जो कि पिछले साल हाईएस्ट था। थैंक यू वेरी मच फुरकान। और अब जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हाईलाइट किए फुरकान ने, हम कोशिश करेंगे कि इन सब को इंडिविजुअली जाकर टचअप करें एंड देखेंगे क्या इसमें आगे जाके रेप्लिकेशन आ सकती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर ऑफ 2006, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ काफी ट्रेमेंडस रही है और एंड टू बी एग्जैक्ट 10 रुपए 26 पैसे की अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि पिछले साल इस ईयर से में 4 रुपए 42 पैसे की थी। सो अ जंप ऑफ 132%। ये जो जंप आया है इतना बड़ा जुमका वाला साहब, इसमें प्राइमरीली क्या अनासिर शामिल हैं? प्राइमरीली आई वुड से कि सही अपने फुरखान साहब ने उसको एनालिसिस की है कि इट इज द इन्वेस्टमेंट इनकम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रीवियस अप टू 2004 capital gains were taxable for insurance company, but now it is not so. बिल्कुल। Now it is free of tax. So all the accumulated profits that insurance companies made, which they were not really realizing it, now they have started realizing it, and that's the reason why the whole fantastic jump in the investment income, which is rightly so, because after all that money belongs to the shareholders, and shareholders should get some return out of that. अच्छा, कुछ और कंपनियां इसका मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करना चाह रही हैं। फॉर इंस्टेंस IGI इंश्योरेंस ने रिसेंटली अपने इन्वेस्टर्स को आगाह किया था कि अब से मेरे ख्याल तकरीबन 2 महीने पुरानी बात है कि जो उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था, जिसकी वैल्यू 1.4 बिलियन के करीब थी, जब उसे वो रिसेंट टाइम्स के रेट्स पर मार्क टू मार्केट कर रहे थे तो वो 8 बिलियन के करीब जा रहा था। हाउएवर वो उसको एज अ वन टाइम गेन करने के बजाय देवर रीवैल्यूइंग इट, सेल करके बायबैक कर रहे थे ताकि अपनी बुक की स्ट्रेंथ बढ़ा सकें एंड फॉर दैट मैटर बेसिकली अपनी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी कैपिटल बेस बढ़ जाएगी। आप उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं? We would say I think it's a fine thing, but I think the shareholder, one would know the difference between the market value and the book value. So actually market by doing it on the books itself, it just only clarifies the scenario. But as far as shareholder value is concerned, it remains the same, whether it is market value or a book value. Of course, वो तो आप मार्क टू मार्केट कर रहे हो। ये तो नहीं होता ना कि एक चीज मेरे पास 100 रुपए में खरीदी और किसी ने 1000 में खरीदी है, तो और आज उसकी वैल्यू 1000 है, तो उसके लिए बोला 1000 रुपए और दूसरे 100 रुपए कहते उसका 100 है, वो तो हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स। अब ये बताइए कि कैपिटल गेन्स आपने सिग्निफिकेंटली बुक किए हैं पहले क्वार्टर में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा थ्रस्ट आया है ग्रोथ में। हाउ सस्टेनेबल इज दिस? This is quite reasonably sustainable as long as the markets are doing well. I think we'll be able to sustain it for a long period of time. Claims कैसे रहे हैं आपके पहले 2 क्वार्टर्स में? First quarter was bad because of the riots that took place in the northern parts in Lahore and in Peshawar. We incurred heavy losses there. Some of our things were burned down and these losses were payable. तो और जो सारी मतलब ये जो कंट्रोवर्सी, यूरोपियन कंट्रोवर्सी हुई थी अबाउट जो तस्वीरें बनाई गई थी, एग्जैक्टली बिल्कुल सर, उसी के ऊपर सर, एंड दैट द राइटर्स हैड अ फील्ड डे देयर एंड वी हैड सम मेजर लॉसेस व्हिच वाज but it will be absorbed in the second quarter because it was only the first quarter loss and this losses were almost on an annual basis paid off. अच्छा, सेकंड क्वार्टर में जो आपने अपना नया बिजनेस बुक किया है,
इसका ब्रेकअप क्या है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो प्राइमरीली इनकम स्ट्रीम है या रादर क्लेम्स का माफ कीजिएगा प्रीमियम्स का ब्रेकअप है, उसमें तकरीबन 70% ऑटो बिजनेस है जो आप जनरेट कर रहे हैं. हैज एनीथिंग चेंज दिस क्वार्टर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बैंकिंग साइड से जो डिमांड फॉर ऑटो लोन्स थी और जो डिसेमिनेशन ऑफ ऑटोमोटिव व्हीकल्स थी वो थोड़ी सी टेपर ऑफ हुई है. क्या